नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न का भाग एक लेकर आए हैं, जिसमें हमने मध्यकालीन भारत की शुरुआत से भक्ति आंदोलन तक महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन निकाले हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं में मदद करेंगे। इससे पहले हमने आपके लिए मध्यकालीन प्राचीन भारत से संबंधित एक वीडियो अपलोड की थी। उम्मीद है आपने उसे देखा होगा तथा आपको उससे मदद मिली होगी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए मध्यकालीन भारत से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन की एक वीडियो लाए हैं, जिसमें हमने विस्तृत व्याख्या भी की है, जिससे आपको प्रश्न को समझने में मदद मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण किसने किया था? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन 2, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को हराकर सिंध और मुल्तान पर जीत हासिल की। यह भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण था। अगला क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध में किस उद्देश्य से आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अरबों ने सिंध पर आक्रमण मुख्यतः व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और समुद्री व्यापार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से। यह क्षेत्र भारत और अरब के व्यापारिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण था। तो सही आंसर है 2, व्यापारिक मार्गों के लिए। सही तीसरा क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, जिसका मुख्य आकर्षण सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में आक्रमण था। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? उसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उसने मंदिर की धन संपत्ति को लूटा तथा उसे तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन रहेगा, गौरी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मोहम्मद गौरी। व्याख्या देखें तो मोहम्मद गौरी ने गजनी साम्राज्य के पतन के बाद गौरी साम्राज्य की स्थापना की। उसने भारत में 1191 से 1192 ईस्वी तक तराइन की लड़ाइयाँ लड़ी। अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, पृथ्वीराज चौहान। 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। यह घटना दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में कौन सा शासन स्थापित किया? तो आपका इसका सही आंसर है 3, गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। वह मोहम्मद गौरी का प्रमुख सेनापति था तथा गौरी की मृत्यु के बाद उसने 506 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो गुलाम वंश कहलाई। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का क्या क्या परिणाम हुआ? तो सही आंसर है 3, इस्लाम का प्रभाव और लूटपाट। मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण मुख्यतः लूटपाट और इस्लाम के प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। उसने भारत में कोई स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का प्रमुख सेनापति और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के 506 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश का पहला शासक बना। अगला क्वेश्चन है, भारत व अरब आक्रमण के दौरान प्रमुख हिंदू शासक कौन था? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका उत्तर 3, ऑप्शन 3, राजा दाहिर। अरबों के भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन पराजित रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत अरब आक्रमण के बाद सिंध में शासन का कौन सा तरीका लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है 1, इस्लामी शासन। अरब आक्रमण के बाद सिंध में इस्लामी शासन स्थापित किया गया। यह क्षेत्र खलीफा के अधीन आ गया और स्थानीय जनता पर जाजिया कर लगाया गया। तराइन की दूसरी लड़ाई के दीर्घकालिक प्रभाव क्या थे? इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा 4, उपरोक्त सभी। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी की विजय से भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसने राजपूत शक्ति को कमजोर कर दिया, दिल्ली सल्तनत की उदय की नींव रखी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण के बीच मुख्य अंतर क्या थे? तो इसका सही आंसर रहेगा 1, मोहम्मद गजनवी केवल लूटपाट के उद्देश्य से उसने आक्रमण किए, जबकि गौरी ने का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार का था। तो व्याख्या देखें तो मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट था तथा धन को गजनी ले जाना था। वहीं मोहम्मद गौरी ने भारत में स्थायी शासन स्थापित किया तथा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगला क्वेश्चन होगा,
अरबों द्वारा सिंध की विजय के बाद भारतीय समाज पर इसका कौन सा दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा? सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। सिंध विजय ने भारतीय समाज पर कई प्रभाव डाले। इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ, व्यापारी मार्गों का विस्तार हुआ तथा अरब संस्कृति ने सिंध के समाज को प्रभावित किया। सही आंसर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को भारतीय इतिहास का सबसे महान सैन्य कमांडर कहा जाता है? इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को भारतीय इतिहास का सबसे महान सैन्य कमांडर माना जाता है। उसने दक्षिण भारत के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत को अपने चरम पर पहुंचाया, जिससे एक मजबूत सेना का गठन किया और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर रहेगा ए, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना करके विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने 1336 में हम्पी में अपनी राजधानी स्थापित करी। क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर है आपका बी, राजपूत शक्तियाँ कमजोर हुई लेकिन उन्होंने तुर्कों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष जारी रखा। व्याख्या में देखें, तराइन के युद्धों ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया, राजपूत शक्तियों को कमजोर कर दिया। तुर्कों ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि राजपूत शक्तियाँ पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, उन्होंने तुर्कों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष जारी रखा, लेकिन इससे तुर्की साम्राज्य की शक्ति पे बढ़त हुई। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में सूफीवाद के प्रसार ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी, सूफीवाद के प्रसार ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, सामाजिक सुधारों को प्रेरित किया व विभिन्न धर्मों जातियों के लोगों के बीच एकता की भावना को पैदा किया। सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? उसका सही आंसर रहेगा आपका ए, कृषि, व्यापार और खनन। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और खनन पर आधारित थी। कृषि साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी। व्यापार से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती थी तथा खनन से धातुएं प्राप्त होती थी। अगला क्वेश्चन है, राजपूत और तुर्कों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। राजपूत और तुर्कों के बीच संघर्ष के कई कारण थे, जिनमें धर्म, संस्कृति, राजनीतिक सत्ता, आर्थिक संसाधन, सामाजिक प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय वर्चस्व शामिल था। अगला क्वेश्चन रहेगा, मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली क्या थी? इसका सही आंसर रहेगा बी, मनसबदारी सैन्य पद था। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में एक सैन्य पद था, जिसमें मनसबदार को निश्चित संख्या में सैनिकों को रखने और युद्ध में भाग लेने के लिए कहा जाता था। मनसबदारों को उनकी सेवाओं के बदले जागीरें दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है बी, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू संप्रदाय में बदला तथा नाम खालसा रखा। अगला क्वेश्चन रहेगा, बाजार नियंत्रण व मूल्य नियंत्रण की नीति किस मुगल शासक ने लागू की? क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण की नीति किस शासक ने लागू की? तो इसका सही आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। उसने व्यापारियों पर कड़ी नजर रखी तथा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मंगोल आक्रमणकारियों का साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए रहेगा। मंगोल आक्रमणों ने दिल्ली सल्तनत पर गहरा प्रभाव डाला। इन आक्रमणों के कारण सल्तनत की सीमाएं संकुचित हुई, राजनीतिक स्थिरता बढ़ गई तथा साम्राज्य की शक्ति कमजोर हुई। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन, बलबन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए किस नीति का उपयोग या अपनाया था? तो सही आंसर रहेगा बी, लौह रक्त नीति जो बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाया। इस नीति के अंतर्गत उसने विद्रोहियों के साथ कठोरता से पेश आया तथा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन, बलबन ने लौह और रक्त नीति क्यों अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बलबन ने साम्राज्य की सुरक्षा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन व विद्रोहों को दबाने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। यह नीति बलबन के लिए आवश्यक कदम था, क्योंकि सल्तनत कई चुनौतियों का सामना कर रही थी, जैसे कि मंगोल आक्रमण, आंतरिक विद्रोह। इस नीति के तहत उसने अपने विद्रोहियों की हत्या की तथा उनके परिवार को गुलाम बनाया, भीषण नरसंहार किया, अनेक फौजी थाने स्थापित किए। बलबन को लौह रक्त नीति का सुल्तान कहा गया। बलबन ने सिजदा व पैबॉज प्रथा क्यों शुरू की? तो सही आंसर रहेगा बी, अपनी शक्ति और महानता दिखाने के लिए बलबन ने सिजदा और पैबॉज प्रथा की शुरुआत की, ताकि वह अपनी शक्ति व महानता को प्रदर्शित कर सके।
इस प्रथा के अनुसार दरबार में आने वाले सभी लोगों को सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना होता था। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने चहलगानी को क्यों समाप्त किया? सही आंसर रहेगा सी, क्योंकि वे सुल्तान की शक्तियों के लिए खतरा थे। व्याख्या देखें, बलबन ने चहलगानी को इसलिए समाप्त किया क्योंकि वह सुल्तान की शक्तियों के लिए खतरा थे। चहलगानी 40 तुर्क गुलामों का एक समूह था जो सल्तनत में बहुत शक्तिशाली हो गया था और सुल्तान के निर्णयों में हस्तक्षेप करने लगा था। किस शासक ने खुद को खुदा का कहर कहा? सही आंसर रहेगा सी, चंगेज खान। चंगेज खान ने अपने को खुदा का कहर कहा। मंगोल नेता चंगेज खान स्वयं को गर्व से खुदा का कहर कहा करता था। मंगोल साम्राज्य ने वर्ष 1221 से 1347 तक भारत पर कई आक्रमण किए। अगला क्वेश्चन रहेगा, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत के क्या परिणाम हुए? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत के परिणामस्वरूप भारत में तुर्क शासन की स्थापना हुई, राजपूत शक्तियों का पतन हुआ और भारत में इस्लामी संस्कृति का प्रसार हुआ। अगला क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया? तो सही आंसर भी रहेगा आपका बी, राजपूत शक्तियाँ कमजोर हुई लेकिन उन्हें तुर्कों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष रहा। व्याख्या देखें, तराइन के युद्ध ने राजपूत शक्तियों को कमजोर किया और तुर्कों ने भारत पे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि राजपूत शक्तियाँ पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई और उन्होंने तुर्कों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष जारी रखा। इन युद्धों में भारत में पहली बार इस्लामी सल्तनत की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, मंगोल आक्रमण के क्या कारण थे? इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मंगोल आक्रमण के मुख्य कारण मंगोलों की विस्तारवादी नीति, भारत के समृद्ध संसाधन और भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। तुगलक वंश के किस शासक को पागल सुल्तान कहा जाता है और क्यों? इसका सही आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक को उसके अजीबोगरीब असफल नीतियों के कारण कहा जाता है। व्याख्या देखें, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है क्योंकि उसने कई अजीबोगरीब असफल नीतियां अपनाई, जैसे कि राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करना, उसका नाम बदल के दौलताबाद रखना और तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों से बदलना। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान रियासत किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2, आर्थिक नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत की स्थापना आर्थिक नियंत्रण के लिए की, जिसके तहत उसने अनाज के मूल्यों, फसलों के कर, बाजार की व्यवस्था को नियंत्रित किया। उसका उद्देश्य राज्य में महंगाई को रोकना, अपनी सेना के लिए सस्ता अनाज उपलब्ध कराना था। अगला क्वेश्चन है आपका 35वां क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक ने शासनकाल में दक्षिण भारत में किस साम्राज्य की स्थापना हुई? सही आंसर रहेगा 2, बहमनी साम्राज्य। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, जो तुगलकों के शासन के खिलाफ एक प्रबल शक्ति के रूप में उभरा। इसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की, जिसकी राजधानी गुलबर्ग थी। इस साम्राज्य की स्थापना ने मध्यकालीन भारत के राजनीतिक शास्त्र को एक नए रूप में परिवर्तित किया। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के समय लिखित प्रमुख कृति तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 2, जियाउद्दीन बरनी। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना थी। जियाउद्दीन बरनी 1250 से 1358 एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे, जो उस युग के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाती है। यह कृति खिलजी शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह तुगलक के समय किस प्रक्षेत्र का विकास हुआ? सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, जल व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में जल व्यवस्था का विकास किया। उन्होंने अनेक नहरें और तालाब बनवाए। उसने 150 कुओं, 100 पुलों तथा 50 बांधों का निर्माण करवाया। उन्होंने किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था में सुधार कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी। यह सभी कथन सत्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापक बाजार सुधारों को लागू किया, जिसमें आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण, कीमतों की निगरानी के लिए जासूसी तंत्र की स्थापना, व्यापार में मध्यस्थों को समाप्त करना शामिल था। इन सुधारों का उद्देश्य कीमतों को स्थिर करना, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना और अपनी सेना और जनसंख्या के लिए वस्तुओं की निरंतरता आपूर्ति सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन रहेगा, अभागा आदर्शवादी किस शासक को कहा जाता है? सही आंसर रहेगा बी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद तुगलक को अभागा
सॉरी, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक को अभागा आदर्शवादी कहा गया क्योंकि वह जल्दीबाजी व बेसब्री की प्रवृत्ति का था तथा उसके कई प्रयोग असफल रहे, जिस कारण उसे अभागा आदर्शवादी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, संत एकनाथ, नामदेव और तुकाराम किस भक्ति परंपरा से संबंधित थे? सही आंसर रहेगा आपका वारकरी संप्रदाय। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन में वारकरी संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संत नामदेव, संत तुकाराम और संत एकनाथ इस परंपरा से जुड़े थे और उन्होंने भगवान विट्ठल, विष्णु के ही रूप की भक्ति को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, सूफी परंपरा में समा क्या है? सही आंसर है बी, धार्मिक नृत्य और संगीत। समा सूफी परंपरा में संगीत और नृत्य के माध्यम से ईश्वर की आराधना का एक पद्धति है। चिश्ती संप्रदाय में इसे विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? सही आंसर है सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे। वे गरीबों के प्रति दया भाव रखने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्हें गरीब नवाज कहा गया। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अनुभव मंडप की स्थापना की थी? इसका सही आंसर रहेगा ए, बसवेश्वर। 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर इन्हें बसवा भी कहा जाता है ने कर्नाटक में अनुभव मंडप की स्थापना की थी। यह एक प्रकार की सभा थी जिसमें वे विभिन्न जातियों वर्गों के लोग दार्शनिक एवं सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे। बसवेश्वर ने जातिवाद व मूर्ति पूजा का विरोध किया। वह वीर शैव लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? सही आंसर रहेगा इसका ए, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के महान सूफी संत थे। वे मानवता व प्रेम पर आधारित इस्लाम की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया करते थे। उन्हें महबूब इलाही, ईश्वर के प्रिय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है बी, भक्ति आंदोलन के संत मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखते थे। सही आंसर इसका बी, ये गलत कथन है बी वाला। व्याख्या देखें, भक्ति आंदोलन के संत मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषाओं जैसे अवधी, ब्रिज, मराठी, तमिल, पंजाबी आदि में अपनी रचनाएं किया करते थे जिससे वे आम जनता तक पहुंच सके। संस्कृत में भक्ति साहित्य अपेक्षाकृत कम लिखा गया। अत्यधिक प्रयोग क्षेत्रीय भाषाओं का रहा। अगला क्वेश्चन, सूफी परंपरा में वहदत उल वजूद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर रहेगा सी, इब्न अरबी। वहदत उल वजूद का अर्थ है अस्तित्व की एकता। यह दर्शन सूफी संत का एक प्रमुख सिद्धांत था जिसे इब्न अल अरबी ने 1165-1140 प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में केवल ईश्वर का अस्तित्व है और बाकी सब उसी का प्रतिबिंब है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का विकास भक्ति आंदोलन से प्रभावित था? तो इसका सही आंसर रहेगा बी, कथक। कथक नृत्य शैली भक्ति आंदोलन से प्रभावित हुई और इसमें कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया। मुगल काल में इसमें फारसी और इस्लामिक जोड़ प्रभाव भी जुड़ गए। अगला क्वेश्चन रहेगा, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर रहेगा ए। सही आंसर ए है, अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई जिसका अर्थ है सर्वधर्म संभाव, जिसमें सभी धर्मों के प्रति समानता व सहिष्णुता का सिद्धांत था। सही आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, श्री वैष्णव परंपरा केवल उत्तर भारत में विकसित हुई। यह इसका आंसर है, ये कथन गलत है। इस क्वेश्चन में कथन गलत है, सही आंसर डी होगा। व्याख्या देखें, श्री वैष्णव परंपरा मुख्य रूप से दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में विकसित हुई। यह परंपरा रामानुजाचार्य के द्वारा प्रचलित हुई और श्रीरंगम, मेलेकोटे व अबोविलम जैसे स्थानों पर इसके प्रमुख मठ स्थापित हुए। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो कथन है श्रीरंगम मठ को भक्तियों का वैकुंठ कहा जाता है। सेकंड इसमें विचार है उडुपी मठ द्वैत सिद्धांत का प्रसार किया जाता है। तीसरा विचार है अहोबिलम मठ की शाखाएं उत्तर भारत में भी पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है डी, ये तीनों कथन पे विचार। सही आंसर रहेगा डी, 1, 2, 3 ये तीनों विचार सत्य है। श्रीरंगम मठ को भक्तों का वैकुंठ कहा जाता है क्योंकि यह श्री वैष्णव परंपरा का सबसे बड़ा मंदिर मठ है। दूसरा जैसे विचार, उडुपी मठ द्वैतवाद माधवाचार्य के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र था। तीसरा विचार, अहोबिलम मठ की शाखाएं
उत्तर भारत में फैली हैं, जो नरसिंह भक्ति का प्रचार करती हैं। तीनों कथन सत्य हैं। सही आंसर डी, 1, 2, 3। ये आपके मध्यकालीन भाषा संबंधी टॉप 50 क्वेश्चन का पहला भाग। इसके बाद भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में मदद करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही और सारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।